हमने हमारे पिछले वीडियो में जो कोणों के प्रकार थे या कोण जिन तरीके से हम जिन मापों के आधार पर हम कोणों को नाम दिए हैं उन कोणों को हम लोगों ने देखा था। आज हम कुछ कोणों के युग्मों को देखते हैं। युग्मों का मतलब कोणों के जोड़े, जिनको हम लोग जोड़े में देखने से ही हमको समझ में आता है कि वो कोण कौन से हैं। जैसे पूरा कोण या संपूरक कोण हम लोग बोलते हैं, या हम आसन्न कोण बोलते हैं, या हम रैखिक युग्म बोलते हैं, या हम शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं, जिसकी हमको बहुत सारे सवालों में जिनकी हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और आने वाले बड़ी कक्षाओं में आपको ये छोटी छोटी चीज़ें आपको जाननी बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा आवश्यक। तो शुरुआत करते हैं हम लोग, और पहला मैं ले लेता हूँ आसन्न कोणों को। कोणों का जो पहला युग्म है, जो पहला जोड़ा है, वह है आसन्न कोणों का। इस आसन्न कोण का मतलब है, आसन्न का मतलब हम लोग को जो हिंदी में शब्द है उसके अनुसार हम लोग बोलते हैं निकट के कोण, एकदम पास के, लगे हुए, है ना। तो आसन्न कोणों का पहला जोड़ा क्या बोलता है कि ऐसे दो कोण जिनमें कोई एक भुजा उभयनिष्ठ होगी और अन्य दो भुजाएं जो है वो उभयनिष्ठ नहीं होगी या वो अलग होंगी, लेकिन इन दोनों कोणों की एक भुजा कॉमन होगी, उभयनिष्ठ होगी। इन आसन्न कोणों का योग कुछ भी हो सकता है, चाहे वो 180 हो, चाहे वो 150 हो, चाहे वो 80 अंश हो या 90 अंश हो। इन दोनों कोणों के माप का योग से संबंध नहीं है। इसकी विशेषता ये रहेगी, इसमें एक भुजा उभयनिष्ठ होगी और इन दोनों कोणों का शीर्ष एक ही होगा। जैसे मैं चित्र के द्वारा एक कोण बनाकर बताता हूँ आपको। यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा कोण ABD और कोण DBC। अगर हम देखते हैं तो इन दोनों कोणों में ABD और DBC में ये DB भुजा जो है या BD भुजा जो है वो उभयनिष्ठ है, कॉमन है इन दोनों कोणों की। यदि मैं दोनों कोणों को लिखता हूँ तो कोण ABD आपको मिलता है और दूसरा कोण मिलता है आपको DBC। तो ये BD या DB, ये भुजा दोनों ही कोणों में आपको दिखाई दे रही है, BDB और DB। बस लिखने का तरीका जो है वो थोड़ा सा बदला है, जैसा मैंने पहले बताया था, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। तो ये भुजा जो है वो कॉमन है। शीर्ष आपको दोनों में B शीर्ष नज़र आ रहा है, इसमें भी कोण ABD में भी B शीर्ष है और कोण DBC में भी B शीर्ष है, मतलब शीर्ष भी जो है वो एक ही है, समान है। तो आसन्न कोण की परिभाषा के अनुसार कि इसके दोनों कोणों का शीर्ष एक होगा और इस दोनों में एक भुजा कॉमन होगी और अन्य दोनों भुजाएं जो है वो अलग अलग होंगी। हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। इन दोनों की माप का योग से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि ये भी एक आसन्न कोण का ही उदाहरण है ना। और इस कोण को हम लोग आगे जाकर पढ़ेंगे, और ऐसा भी हम लोग इसको बना सकते हैं। ये भी एक आसन्न कोण का उदाहरण है कि इसमें भी ये दो कोण हैं और ये वाली भुजा इसमें भी कॉमन है, ये वाली भुजा इसमें कॉमन है, और ये वाला शीर्ष हम चाहे इसको O नाम दे दें, चाहे इसको हम लोग C नाम दे दें, ये दोनों में रहेगा। ये इस कोण में भी ये शीर्ष रहेगा और इस कोण में भी ये शीर्ष रहेगा, वैसे ही इस कोण में भी ये शीर्ष रहेगा और इस कोण में भी ये शीर्ष रहेगा। तो शीर्ष कॉमन रहेगा, ये बहुत ही आवश्यक है उसमें। और एक भुजा जो है, जो बीच की भुजा है, खास करके जो एक भुजा बीच की है, वो हमेशा उसमें कॉमन रहेगी, उभयनिष्ठ रहेगी। तो उभयनिष्ठ भुजा और शीर्ष समान, ये दोनों ही विशेषताएं इन दोनों कोणों के जोड़ों को आसन्न कोण बनाती है। इनका इसकी मापों से कोई संबंध नहीं है कि वो कितने माप के होंगे। जैसा हम लोग बहुत सारे कोणों में उनकी माप के आधार पर नाम देते हैं, लेकिन इसमें नहीं होंगे। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं, इस कोणों के जोड़े का जो नाम है उससे ही पता लगता है कि वो कोण के जोड़े हैं। युग्म, रैखिक युग्म। रैखिक का मतलब होता है एक रेखा, है ना, और युग्म का मतलब होता है जोड़ा, मतलब एक ही रेखा पर हम लोग अगर उस रेखा पर बनने वाले कोण को हम लोग दो भागों में बांट देंगे तो वो रैखिक युग्म कहलाएगा। अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि आप एक सीधी रेखा बनाइए और इस पर एक कोई भी रेखा खड़ी कर दीजिए, यहाँ पर लाकर एक तिर्यक रेखा आप लाकर मिला दीजिए, तो इसके दोनों ओर जो कोण बनेंगे वो रैखिक युग्म कहलाएंगे। अब चूंकि हमने एक सीधी रेखा को एक तिर्यक रेखा से दो भागों में बांटा है, तो हम जानते हैं कि एक सीधी रेखा का मतलब होता है सरल कोण, अर्थात ये पूरा कोण जो होता है वो 180 अंश का होता है, ये पूरा कोण। और जब इसे हम दो भागों में बांटते हैं, इन दोनों
आसन्न कोणों का योग हो जाता है 180 अंश। मतलब ऐसे आसन्न कोण जिसके दोनों कोणों का योग 180 अंश होगा वो रैखिक युग्म कहलाएंगे। इसके अलावा इसकी ये भी परिभाषा हो जाती है कि एक भुजा जो है उभयनिष्ठ रहेगी और जो भुजा उभयनिष्ठ नहीं है ना, मतलब अन्य जो दूसरी दोनों भुजाएं हैं वो दोनों भुजाएं विपरीत दिशा में जाती हुई दिखेंगी। तो विपरीत दिशा का मतलब ही हो जाता है 180 अंश का कोण बनना। मतलब एक भुजा अगर पूर्व की तरफ है तो एक भुजा आपको पश्चिम की तरफ जाती हुई दिखेगी, एक भुजा पश्चिम की तरफ है तो दूसरी भुजा पूर्व की तरफ जाती हुई दिखेगी। आपको इस तरीके से आपको समझ में आता है। ये रैखिक युग्म का शीर्ष है और इस शीर्ष से ये वाली भुजा जो है वो कॉमन है जो दोनों में है, और ये भुजा एक दूसरे के विपरीत है। और हम लोग जानते हैं कि सरल कोण की परिभाषा भी ऐसी है कि दो विपरीत किरणों से बना हुआ जो कोण होता है वो 180 अंश का होता है और वो सरल कोण कहलाता है। तो एक सरल कोण को आपने दो भागों में बांटा है, इसलिए उसका योग भी 180 अंश होता है। रैखिक युग्म की बिल्कुल विशेषता, इस जोड़े के दोनों कोणों का योग जो है वो 180 अंश होता है। तो ये है। और हाँ, इसमें ये बोल सकते हैं कि चित्र आपको अलग अलग तरीके से मिल सकता है। आप एक सीधी रेखा ऐसे खींचे हैं और इसको भी ऐसे दो भागों में बांटेंगे तो ये दोनों भी आपको रैखिक युग्म नज़र में आएंगे, है ना। या आप ऐसे रखेंगे और इसको ऐसे करके दो भागों में बांट दिए तो ये भी आपको रैखिक युग्म में नज़र में आते हैं। और ये भी इन दोनों भी कोणों का योग 180 अंश होगा। बस ध्यान देने की बात ये रहती है कि कभी भी ये दोनों कोण अलग अलग आपको नहीं दिखेंगे, क्योंकि अलग होने का मतलब है शीर्ष का अलग हो जाना। तो ये शीर्ष अलग नहीं होगा। यदि हम इसको नाम दे देते हैं तो ये है ए, ये है बी, इसको हम ओ नाम दे दें और इसको सी कर दें तो हमारे पास कोण बनता है कोण AOC तथा कोण COB। ये कोण का चिन्ह है जो हम लोग जानते हैं, है ना। और एक कोण COB। तो हम देखते हैं कि इसमें O जो है वो उभयनिष्ठ उसका शीर्ष है, या एक ही शीर्ष है जो O है, और इसके अलावा OC और CO ये कॉमन उभयनिष्ठ भुजा है। उस उभयनिष्ठ भुजा के दोनों और दोनों कोण बनते हैं। ये उभयनिष्ठ भुजा है, इसके एक और ये कोण बन गया, एक और ये कोण बन गया। और ये AOB जो है वो एक सीधी रेखा है जो 180 अंश का कोण बनाती है, जो सरल कोण बनाती है। ऐसे इन लोग भी हैं, आप इन लोग को भी नाम देना चाहें अपने हिसाब से, जो भी नाम देंगे आप वो आपको नाम यहाँ पर हो जाएगा। ये तो POR और QOR आप बोल सकते हैं इसको। वैसे इसको भी अगर आप नाम देते हैं तो DEF और ये हो गया G, तो DEG बोलिए और FEG बोलिए या GEF बोल दीजिए। तो DEF बोल रहे हैं तो FEG बोलकर भी आप इसको दोनों कोणों को आप प्रदर्शित कर सकते हैं। इसमें भी दोनों कोणों का योग 180 अंश होगा। जब 180 अंश होगा तो आपको पता चल जाता है कि अगर ये कोण 60 अंश का है तो ये कोण 120 अंश का होगा। बस यहाँ मैं उल्टा बोल दिया हूँ, ये कोण 60 अंश का है तो ये 120 अंश का होगा, क्योंकि ये आपको न्यून कोण दिख रहा है, ये आपको अधिक कोण दिख रहा है। ये आपको अगर 50 अंश का है तो ये 130 अंश का हो जाएगा, क्योंकि 30 और 150 मिलकर 180 होते हैं। वैसे ही ये 45 है तो ये 135 अंश का हो जाएगा, क्योंकि 45 और 35 जो मिलकर 180 अंश हो जाएंगे, है ना। इस तरीके से दोनों कोणों का आपको एक कोण मालूम होने से आपको दूसरा कोण अपने आप पता चल जाता है। ये हो जाता है रैखिक युग्म। तीसरा कोण आ जाते हैं हम लोग। वैसे ये जो अभी दो कोण जो बताने वाला हूँ ये पूरक कोण और संपूरक कोण, इसके रेखा चित्र को लेकर कोई विशेष आपको दिशा निर्देश नहीं मिलेंगे कि पूरक कोण ऐसा ही होगा कि संपूरक कोण ऐसा होगा। मतलब जिन दो कोणों की मापों का योग 90 अंश होगा वो पूरक कोण कहलाएगा। मतलब इसके दोनों कोणों की माप जो है मापों का योग 90 अंश होगा तो ये पूरक कोण कहलाएंगे। मतलब यदि आपके पास में एक कोण 30 अंश का है तो दूसरा कोण अपने आप 60 अंश का हो जाएगा। मतलब आपको निकालना होगा तो 90 में से 30 घटाइए और 60 ले आइए। आपको 40 और 40 अंश है तो 90 में से 40 घटाइए, आपको दूसरा पूरा कोण मिल जाएगा। सामान्यतः परीक्षा में आपको सवाल भी ऐसे आते हैं कि 40 अंश का पूरा कोण क्या होगा, या 60 अंश का पूरा कोण क्या होगा, या 75 अंश का पूरा कोण क्या होगा। तो 90 में से आप 75 घटाते हैं 15 आ जाता है, तो 75 अंश का पूरा कोण क्या हो जाता है 15 अंश हो जाता है। 40 अंश का पूरा कोण 50 अंश हो जाएगा। 30 अंश का पूरा कोण 60 अंश, या 60 अंश का पूरा कोण 30 अंश हो जाएगा। तो ये चूँकि दोनों कोणों की मापों का योग 90 अंश होना निश्चित है, इसलिए जनरली इसको ऐसा बता देते हैं कि एक समकोण है और इस समकोण को आप दो भागों में बांट दीजिए, ये दोनों कोण मिलकर 90 अंश बन जाते हैं। नहीं तो इसके रेखा चित्र के बारे में आपको कोई विशेषता नहीं मिलेगी, जैसी हमने अभी रैखिक युग्म के बारे में देखा था या आसन्न कोण के बारे में देखा था। इसकी परिभाषा यही है कि जिन दोनों कोणों की मापों का योग 90 अंश होगा वो दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण
कहलाएंगे। वैसे संपूरक कोण है, अब पूरक कोण में 90 अंश है तो संपूरक कोण में 180 अंश हो जाता है। जिन कोणों की मापों का योग 180 अंश होगा, जैसे 90 अंश के बारे में बोल रहे थे वैसे ही 180 अंश के बारे में, है ना, कि जिन कोणों की मापों का योग 180 अंश होगा वो दोनों कोण संपूरक कोण कहलाएंगे। मतलब अब 180 अंश का मतलब सीधी रेखा हो जाती है और आप इसमें किसी तरीके से ही बांट दें। तो चित्र के बारे में इसमें भी, रेखा चित्र के बारे में, इसके बारे में भी नहीं है, क्योंकि अगर इन लोगों के बारे में होता तो फिर संपूरक कोण और रैखिक युग्म में कोई अंतर नहीं रह जाता। तो इसलिए इनकी मापों का योग के संबंध में है, मतलब एक कोण यदि 30 अंश का है तो दूसरा कोण 150 अंश का हो जाएगा, तब जाके दोनों 180 अंश होते हैं। या हम बोल सकते हैं 90-90, एक 90 अंश का कोण होगा तो दूसरा भी 90 अंश का होगा। तो ये भी हो सकता है कि वो एक सीधी रेखा है और इस पर एक लंब आकर टिक गया आकर, तो ये 90 अंश का कोण बन जाएगा और ये भी 90 अंश का कोण बन जाएगा। 90 अंश का संपूरक कोण 90 अंश हो जाएगा। अन्यथा 100 अंश का संपूरक कोण आपको 80 अंश बताना पड़ेगा और 80 अंश का संपूरक कोण आपको 100 अंश बताना पड़ेगा, क्योंकि आपको जब भी संपूरक कोण ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो आपको दूसरे को 180 में से घटाकर निकालना है। जैसे आपको आपकी पुस्तक में दिया होगा प्रश्न कि 70 अंश का संपूरक कोण ज्ञात करो, तो 70 अंश का संपूरक कोण क्या हो जाएगा, 180 ऋण 70, 180 में से 70 घटाइए 110 आ जाएगा, तो 70 अंश का संपूरक कोण 110 अंश होगा। तो इस तरीके से हम लोग इन दोनों कोणों को जानते हैं। फिर से बता दे रहा हूँ, ये दोनों कोण का रेखा चित्र के विषय में कहीं नहीं है। कहीं आप प्रमेय में देखेंगे तो भी आपको ज़्यादा उपयोग इनका नहीं मिलेगा, क्योंकि इनकी जगह में जो जिन कोणों की बड़ी विशेषता दी हुई है, रैखिक वगैरह, उनका उपयोग आपको ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा आप उपयोग भी करेंगे। हाँ, लेकिन आपको सवाल जरूर पूरक कोण और संपूरक कोण के विषय में प्राप्त होंगे, क्योंकि इनकी विशेषता ही इनकी मापों से संबंध है, इसलिए आपको सवाल में नज़र में आ जाते हैं। प्रमेय वगैरह में आपको नहीं देखने के लिए मिलेंगे। तो ये हो गया। इसके बाद हम आ जाते हैं शीर्षाभिमुख कोण। बहुत ही महत्वपूर्ण कोण है, कोण का जोड़ा है और बहुत जगह उपयोग में आता है। बहुत जगह आपको सवाल ऐसे मिलेंगे, इन जोड़ों के आधार पर आपको वो सवाल आप आसानी से हल कर पाते हैं। शीर्षाभिमुख कोण के बारे में है, शीर्ष अभिमुख मतलब जिनके शीर्ष विपरीत दिशा में खुलते हों, है ना, मतलब एक ही बिंदु पर शीर्ष होगा लेकिन दो अलग अलग दिशाओं में वो खुलते होंगे, है ना, तब वो दोनों कोण जो है वो शीर्षाभिमुख कोण के जोड़े कहलाते हैं। इसके बारे में बोलते हैं कि दो रेखाएं या दो रेखाखंड आपस में एक दूसरे को यदि प्रतिच्छेद करते हैं तो इसके विपरीत और जो कोण बनते हैं, देखिए ये विपरीत और कोण है, मतलब ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा और ये वाला कोण जो है वो इस कोण के बराबर होगा। इसमें भी मापों का योग से संबंधित कुछ नहीं है। इसकी विशेषता ही वही है कि दो रेखाएं जब एक दूसरे को, दो रेखाएं या दो रेखाखंड एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी तो इस एक बिंदु पर, एक ही शीर्ष पर दो कोण बनेंगे। वैसे तो चार कोण बनेंगे लेकिन दो विपरीत कोण बनेंगे। एक कोण इस तरफ खुल रहा है और एक कोण इस तरफ खुल रहा है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। वैसे एक कोण इधर खुल रहा है तो एक कोण इस तरफ खुल रहा है। अगर दिशाओं के हिसाब से देखेंगे तो एक कोण उत्तर की तरफ है तो एक कोण आपको दक्षिण दिशा की तरफ खुलता हुआ दिखेगा मुंह, एक कोण आपको पूरब दिशा की तरफ खुलता हुआ दिखता है तो एक कोण आपको पश्चिम दिशा की तरफ खुलता हुआ दिखता है। तो ये दोनों कोण जो है वो आपस में बराबर होते हैं। जैसे ये y अंश का है तो ये भी y अंश का होगा, ये O है तो ये भी O अंश का होगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं इस कोण के बारे में कि यहाँ पर ये रैखिक युग्म बनाते हैं तो इन दोनों कोणों का योग 180 अंश होता है, इन दोनों कोणों का योग भी 180 अंश होता है, इन दोनों कोणों का योग भी 180 अंश होगा और इन दोनों कोणों का भी 180 अंश होगा। कि बड़े आसानी से ये दोनों को हम बराबर प्रूफ कर सकते हैं। आगे जाके अपन किसी न किसी सवाल में उसको जरूर प्रूफ करेंगे। ये हो जाता है शीर्षाभिमुख कोण। फिर से एक बार कि दो रेखाएं या दो रेखाखंड एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं तो उस बिंदु पर जो बनने वाले विपरीत दिशा पर जो बनने वाले कोण हैं वो कोण आपस में शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं और वो आपस में बराबर होते हैं। तो ये शीर्षाभिमुख कोण का एक जोड़ा ये है और शीर्षाभिमुख कोण का एक जोड़ा ये है। क्योंकि चार कोण बनते हैं तो दो जोड़े बन जाते हैं, एक जोड़ा ये और दूसरा जोड़ा ये। तो ये कुछ कोणों के युग्म थे जो मैंने आपको अभी बताए हैं, क्योंकि इन कोणों के युग्मों के आधार पर बहुत सारे सवाल बनते हैं।
बहुत सारे अभी आप जब सिद्ध करने के लिए आएगा आपको सवालों को आने वाली बड़ी कक्षाओं में, तो आपको इन सब की ज़रूरत पड़ती है। तो ये लोग आपकी दिमाग में अगर अच्छे से रहता है तो आप इसको यूज़ करते जाते हैं, आप उपयोग करते जाते हैं। क्योंकि गणित की यही विशेषता होती है कि जो आप छोटी कक्षाओं में पढ़े होते हैं वो बड़ी कक्षा में आपका उपयोग होता है। और अगर आप छोटी कक्षा में ये सब क्लियर नहीं कर रहे, आपका स्पष्ट नहीं रहता है, आपका क्लियर नहीं रहता है, तो आप जब बड़ी कक्षा में उसको उपयोग करने के लिए खोजते हैं तो आपको समझ में नहीं आता है क्यों बराबर हो रहा है। तो ये आपको स्पष्ट जानना चाहिए। अगले वीडियो में हम लोग इससे संबंधित सवालों को हल करेंगे और देखेंगे कि इन्हीं के आधार पर वो सवाल किस प्रकार से हल होते हैं। अभी आपको मेरा वीडियो यदि पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करिए और कमेंट करिए और ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप जितना कमेंट करेंगे या जितना आप लाइक करेंगे उससे मुझे भी ऊर्जा मिलती है। धन्यवाद।